साल 1940 में मार्च के महीने में लाहौर में इंडियन मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन हुआ और इसी वार्षिक सम्मेलन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन की थ्योरी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं और ये एक देश में नहीं रह सकते। इसीलिए हमें एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश चाहिए और पहली बार पाकिस्तान का जो खुलेआम ऐलान किया गया था वो इसी तारीख पर किया गया था। और इसके ठीक 7 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो दो अलग अलग देश बने, एक भारत जो पहले था और एक नया देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक देश बनेंगे और हम मुस्लिम मेजोरिटी को ही यहां पर तवज्जो देंगे, और वो आज भी वहां होता है। लेकिन तब भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम नेताओं ने मिलकर कहा कि भारत में हम सेकुलर देश का निर्माण करना चाहते हैं। हम यहां पर सभी धर्मों को रहने की इजाजत देंगे। जिसे भारत में रहना है वो भारत में रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। जिसे पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में रहे, या भारत में सभी को अपनी स्वतंत्रता है। तब महात्मा गांधी के और कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसकी आलोचना की, और आज भी होती रहती है कि जब दो धर्मों के आधार पर अलग देश का एक निर्माण किया गया, उसके बावजूद भारत में जो भारत के हिंदू थे उन्हें भारत को क्यों नहीं दिया गया कि पूरा आपका देश रहेगा। भाई, अगर आप मुस्लिम चाहते हैं उनके लिए अलग देश हो तो फिर सारे मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाए। इसे लेकर विवाद चलता रहता है। फिर आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली, लेकिन 1947 के बाद से ही पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया, एक अलग मुस्लिम देश बन गया, लेकिन भारत में भी इस्लामिक छाप ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। और वो इस्लामिक छाप से भारत की संस्कृति, भारत के भीतर या भारत के आंतरिक मामलों में नहीं, बल्कि भारत की राजनीति और भारत की सत्ता में भी हमेशा हावी रही। उदाहरण के तौर पर जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए, वो शिक्षा मंत्री कोई ऐसा हो सकता था जो भारत की संस्कृति को, हिंदुओं की संस्कृति को, भारत की विरासत को समझता हो, योग्य हो, जो भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है जिसमें भारत की जो पुरानी परंपरा है, भारत की जो सभ्यता है, उसे सहेज सकता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया, यह जानते हुए भी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास कोई भी स्कूल या कॉलेज की जो एक डिग्री होती है नहीं है। यहां तक कि यह भी उन्हें पता था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल रूप से भारत के नहीं थे। उनका परिवार कभी बाबर के साथ भारत आया था, और खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का में जन्मे एक व्यक्ति को मैं उनकी भारत के प्रति लेकर सत्यनिष्ठा पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मक्का में जन्मे एक व्यक्ति को एक ऐसे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया जहां की शिक्षा का जन्म हिंदुओं के तमाम ग्रंथों से होता है, जहां का जन्म पुराणों में मिलता है शिक्षा का, आपको रामचरितमानस में मिलता है, गीता में मिलता है, महाभारत में मिलता है। वहां का शिक्षा मंत्री आपने मक्का में जन्मे एक व्यक्ति को दे दिया। इसके बाद अलग अलग मामलों में कांग्रेस पार्टी का मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों के पक्ष में एक खास रवैया देखने के लिए मिलता रहा, और भारत को एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की गई, भारत की सरकार को, जो कहने को तो सेक्युलर थी, लेकिन उसका झुकाव हमेशा से मुस्लिमों के पक्ष में रहा और हिंदुओं के खिलाफ रहा। उदाहरण एक देता हूं आपको। सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हो रहा था आजादी के बाद, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि वो जाना चाहते हैं सोमनाथ। तब जवाहरलाल नेहरू ने आकर कह दिया कि आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे तो ये एक अलग संदेश जाएगा जो बताएगा कि सरकार हिंदुओं के समर्थन में है, और हमारी जो सेकुलर राज्य की कल्पना है वो कल्पना धूमिल हो जाएगी। इस तरह सोमनाथ मंदिर से जाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को रोका गया, और फिर ऐसे कई मामले आते गए। लेकिन खास तौर पर शाहबानो के मामले के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक कांग्रेस के इस्लामीकरण की ओर बढ़ने लगी। शाहबानो का जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार ने बाकायदा उस फैसले को पलट दिया। अब इस फैसले के पलटे जाने पर दो बातें थी। एक बात कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ये इस महिला के भरण पोषण के अधिकार में आया था, लेकिन इससे जो
मुस्लिम पुरुष वर्ग था वो नाखुश था, क्योंकि मुस्लिम वर्ग में खास तौर पर देखा जाता है कि उन्हें महिलाओं को दबाकर रखने की, महिलाओं के अधिकारों को वंचित रखने की एक खास आदत है। तो इस फैसले को बाकायदा भारत की संसद में पलट दिया गया। और फिर जब राम मंदिर का मुद्दा उठा तो कांग्रेस का रुख साफ था। कांग्रेस ने पहले तो राम भगवान के अस्तित्व को नकार दिया, राम सेतु के मुद्दे में कहा कि राम जैसा तो कोई था ही नहीं, राम काल्पनिक है। बार बार ये प्रयास किए गए कांग्रेस के द्वारा कि राम मंदिर का मुद्दा यथावत बना रहे या राम मंदिर कभी भी हिंदुओं को ना मिल पाए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, भारतीय जनता पार्टी, इनके नेतृत्व में साल 90 के दशक में एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ, फिर कार सेवा हुई, तमाम चीजें हुई। आखिरकार 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन इस उद्घाटन में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को सहेज के रखने के लिए, मुस्लिमों को खुश रखने के लिए 79% वाले हिंदू आबादी वाले देश में राम मंदिर का जो निमंत्रण था उसे अस्वीकार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और पूरे देश में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि जो कांग्रेस पार्टी है यह हिंदुओं की पार्टी नहीं है या हिंदुओं के लिए नहीं है, यह सिर्फ देश के 14% मुस्लिमों के लिए है। आखिरकार इस बात पर खुद कांग्रेस पार्टी ने अब मुहर लगा दी है और कांग्रेस पार्टी ने खुद ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी भारत के 79% हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी अब महज एक धर्म की पार्टी रह गई है। कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म का पूरा एक दिखावा था वो पूरी तरह कांग्रेस ने खुद खत्म कर दिया है। कब खत्म किया है? बीते दिनों 2 बयान निकलकर सामने आए और ये बयान कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकल कर आए हैं जो हर जगह रिकॉर्डेड है। ये कोई मेरे द्वारा रची गई कहानी नहीं है। तेलंगाना में हैदराबाद में जुबली हिल्स के उपचुनाव चल रहे हैं और यहां पर रेवंत रेड्डी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि इस सीट पर कांग्रेस को वो जीत दिला सके। जीत पाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि रेवंत रेड्डी ने जिस लिहाज से तेलंगाना में काम किया है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारी निराशा है। लोग भारी निराश है कांग्रेस के कार्यकाल से और उन्होंने मन बना लिया है कि यहां पर अब हमें बदलाव चाहिए। यह बात रेवंत रेड्डी को भी पता है और रेवंत रेड्डी अब इस पूरे चुनाव को तुष्टीकरण के एक पूरे खाई में ढकेलना चाहते हैं। 2 बयान उन्होंने दिए। पहले बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, अगर कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बयान देकर सबसे पहले कांग्रेस नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुनिया भर के और खास तौर पर भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखा दी। मैं सीधे तौर पर कहूंगा, आजादी के बाद से और आजादी के पहले जो भारत के मुसलमान कांग्रेस को अपनी रहनुमाई करने वाला आका समझते थे, उन तमाम मुसलमानों को रेवंत रेड्डी ने एक ऐसी हैसियत दिखा दी है कि आप कांग्रेस के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल किए जाने वाली पॉलीथीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसका काम इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाना होता है। रेवंत रेड्डी ने साफ कहा, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। यह अलग बात है कि 2014 से देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है, लेकिन देश के मुस्लिमों का आज सशक्तिकरण ही हुआ है। देश के मुस्लिमों पर कोई आफत नहीं आई, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे दूसरे मामले हो। आज एक भी ऐसी कोई योजना या कोई ऐसा अभियान नहीं आया है मोदी सरकार का जो मुस्लिम वर्ग के खिलाफ हो। अगर एक योजना आती है तो उसमें जो सीधे तौर पर बेनिफिट मिलता है वो देश के हर वर्ग को मिलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन यह बयान दिया किसने? रेवंत रेड्डी ने। लेकिन जब उनका यह बयान बैकफायर कर गया और तेलंगाना में AIMIM जैसे संगठनों ने और कुछ मुस्लिम संगठनों ने, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसका बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक बयान है, तो रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के असली चेहरे को आखिरकार जनता के सामने रख दिया। बीते दिनों उन्होंने क्या कहा? हैदराबाद के जुबली हिल्स में बीते दिनों रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। यह बयान आया है रेवंत रेड्डी का और उन्होंने यह सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, कांग्रेस का दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपने कभी भी कांग्रेस के मुंह से यह आज तक नहीं सुना होगा, कांग्रेस के 150 साल के इतिहास में, कि कांग्रेस का मतलब हिंदू है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि कांग्रेस का मतलब
मुस्लिम है और मुस्लिमों का मतलब कांग्रेस है। यानी इसे अगर एक दृष्टि से समझा जाए तो मुस्लिम और कांग्रेस इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और इस बात की स्वीकृति अब खुद कांग्रेस पार्टी के नेता जो गांधी परिवार से बेहद नजदीकी रखते हैं, रेवंत रेड्डी ने दे दी है। ये वही रेवंत रेड्डी है जिनका जन्म एबीवीपी से हुआ है। लेकिन आज रेवंत रेड्डी कांग्रेस की असलियत को पूरे देश में बखान कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस देश की 79% के लिए क्या कांग्रेस नहीं है? और क्या यही वजह थी कि पिछले 75 से 78 सालों में कांग्रेस जब भी कुछ भी हिंदुओं के अधिकार की बात आती थी तो उसके खिलाफ खड़े हो जाती थी? और हमेशा इन्होंने देश में जो भी कानून बने हैं या देश में जो भी अच्छा होना वाला रहा है उसके लिए इन्होंने मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पर सीए की बात करता हूं। सीए जब लाया गया तो इसका एक ही अभिप्राय था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, उन्हें भारत में नागरिकता दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिमों को भड़का दिया और कहा कि ये आपकी नागरिकता को खत्म करने के लिए लाया गया कानून है। पूरे देश में आंदोलन किए गए, एनआरसी के तहत आंदोलन किए गए। हालांकि इन आंदोलनों से कोई भी खास यहां पर नतीजा नहीं निकला, लेकिन देश में एक अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई। जब पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी घुसकर हिंदुओं को चिन्हित कर उनके धर्म के आधार पर उनकी जान लेते हैं, तो इसी कांग्रेस पार्टी की नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो सदन में खड़े होकर बोलती हैं, क्या कहती हैं कि मारे जाने वाले भारतीय थे, वो हिंदू नहीं थे, मारे जाने वाले भारतीय थे और हम देश में संप्रदाय या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिमों का मतलब कांग्रेस। अब मुझे लगता है यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का लक्ष्य क्या है और कांग्रेस किसके लिए काम करने वाली है। अगर अब भी लोगों को समझ में नहीं आता है और कांग्रेस अपने आप को एक सेकुलर पार्टी दिखाती है, तो मुझे लगता है कि वो लोग भ्रम में हैं जो आज भी कांग्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो किस आधार पर अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता रही हैं। क्या कांग्रेस के संस्थापक मुस्लिम थे? नहीं। एओ ह्यूम की बात की जाए तो एओ ह्यूम मुस्लिम नहीं थे, वो एक ब्रिटिश प्रशासनिक अफसर हुआ करते थे, रिटायर्ड अफसर, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन आजादी के बाद भारत में जिनके हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान रही, क्या वो इस तरह की विचारधारा का समर्थन करते थे? अब मुझे लगता है इस सवाल पर भी बहस होना जरूरी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।